ककरों जनता पार्टी के प्रोटेस्ट और एहतजाज को पूरी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान से जोड़ने की पहले भी कोशिश की गई थी, कामयाबी नहीं मिली। अब चुन चुन कर मुसलमानों को अरेस्ट किया जा रहा है और उन मुसलमानों का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान से। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो बेहद हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। खबर दर खबर में उसकी तफसील जानेंगे। कावड़ यात्रा जारी है और कावड़ यात्रा के दरमियान लगातार गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, लोगों पर हमला किया जा रहा है और कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसका तस्करा आज हम खबर दर खबर में करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने एथेनॉल के खिलाफ जिस अंदाज से प्रोटेस्ट और एहतजाज किया है, पूरे देश में उसकी चर्चा सुनाई दे रही है। पिछले दिनों देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गाली पर एक वीडियो बनाई और कहा कि बच्चों ने गालियां दी है, मैं उन्हें माफ़ करता हूं। लेकिन गाली पर वीडियो बनाना पीएम मोदी को महंगा पड़ा है और जिस तरह का रिएक्शन सामने आया है जेनजी का, ऐसा लगता है कि पीएम मोदी को अपनी वीडियो पर एक बार फिर सफाई देनी पड़ेगी। तस्लीमा नसरीन का लगातार वेलकम किया जा रहा है, इसके पीछे एजेंडा क्या है सरकार का, खबर दर खबर में इसके बारे में भी जानेंगे। पप्पू यादव के खिलाफ देश भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके अलावा कुछ और अहम तरीन खबरें हैं, खबर दर खबर में हर एक की तफसील जानेंगे। मिले टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। भारत लगातार इसराइल की फौजी मदद कर रहा है। भारत ने गजा पर हमला के दौरान इसराइल को जंगी साजो सामान भेजा है। बाज़ाब्ता एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में ये इंकशाफ सामने आया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि जिन दिनों इसराइल गजा में जेनोसाइड कर रहा था, गजा पट्टी पर इसराइल का हमला जारी था, उन दिनों भारत से इसराइल को 2596 खेप भेजी गई है फौजी साजो सामान की। और ये जो फौजी साजो सामान भारत से इसराइल को भेजा गया, उसमें ड्रोन्स का वारहेड शामिल है, तोप के गोलों के खोल शामिल है, इसी तरह मशीन गन से लैस बख्तरबंद गाड़ियां शामिल है, कुछ दूसरे साजो सामान शामिल है जिन सबको भारत सरकार ने इसराइल को भेजा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत सरकार के इस रवैये पर शदीद तनकीद की और कहा कि इसराइल गजा पट्टी में जेनोसाइड कर रहा था, बेगुनाहों को मार रहा था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी इसराइल के इस अमल को जेनोसाइड तस्लीम किया है। यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी उसको जेनोसाइड तस्लीम किया है और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा चुका है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। इसके बावजूद क्यों भारत सरकार ने इसराइल को जंगी साजो सामान भेजा? कांग्रेस के स्पोकपर्सन पवन खेड़ा ने भी एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट को शेयर किया और कहा कि ये जो हिंदुस्तान है, गांधी का हिंदुस्तान है और जो पॉलिसी है फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से, वही पॉलिसी यहाँ चलेगी जो गांधी की और नेहरू की थी। इसके बावजूद मोदी सरकार ने इसराइल को जेनोसाइड करने के लिए, बच्चों को मारने के लिए हथियार भेजा, जो बेहद शर्मनाक है और हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी और हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ है। कावड़ यात्रा लगातार जारी है और कावड़ यात्रा के दौरान हर साल रास्ता चलने वालों को मारा जाता है, उनको पीटा जाता है और उनके साथ बदतमीजी की जाती है। इस साल भी लगातार इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। जो आज की ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये कि हरिद्वार के मंगलौर कस्बे में एक गाड़ी आ रही थी और वो गाड़ी भी कांवड़ियों को छोड़कर आ रही थी। दूसरी तरफ कांवड़िए भी गंगा जल लेकर लौट रहे थे। अब वापस आने वाली गाड़ी कांवड़ियों से टच हो जाती है। उसके बाद कांवड़ियों ने उस गाड़ी को तोड़ना शुरू कर दिया, उस पर हमला शुरू कर दिया, गाड़ियों को पूरी तरह से तोड़ दिया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रही है और इस तरह की कई खबरें सामने आई है। किस खबर को बताया जाए, किस खबर को न बताया जाए। उसमें एक राजा नाम का लड़का था जो गाड़ी की छत पर चढ़कर तोड़फोड़ कर रहा था। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, डिटेन किया, फिर पुलिस ने उससे माफ़ी मंगवाई। ये वीडियो भी पुलिस ने जारी किया। अब देखिए, मेरठ पुलिस की भी एक वीडियो सामने आई है। मेरठ के एडीजी हैं भानु भास्कर, वो कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं। यही मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, जहां से ईद और बकरीद के मौका पर फरमान जारी किया जाता है कि अगर मुसलमानों ने 5 मिनट के लिए भी ईद की नमाज अदा की तो क्रिमिनल एक्ट के तहत उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दूसरी तरफ पूरी सड़क को जाम कर दिया गया है और ये तमाम लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, जबकि इस देश में जमहूरियत है, सेकुलरिज्म है, आइन सबके लिए एक जैसा है। एक धर्म के खिलाफ एक्शन और दूसरे धर्म के लिए ऐसा रवैया, ये बताता है कि एक देश में दो तरह का
कानून चल रहा है। इमरान मसूद जो सहारनपुर के एमपी है, उनकी भी एक वीडियो सामने आई है। देखा जा रहा है कि इमरान मसूद कांवड़ियों की खिदमत कर रहे हैं। उसके अलावा यूपी पुलिस की एक गाड़ी सामने आई है, मुरादाबाद पुलिस की गाड़ी है। इस गाड़ी को कांवड़ियों की जो भी एक्टिविटी है या जिससे कांवड़ियों को दर्शाया जा सकता है, उससे पूरी गाड़ी को कलर कर दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं एक और अहम तरीन खबर। पेपर लीक और नीट के खिलाफ एहतजाज मुकम्मल हो जाने के बाद स्टूडेंट्स ने, देश के युवाओं ने, जेंजी ने एक और एहतजाज शुरू कर दिया है और इस एहतजाज का नाम है E20 जनता पार्टी। पेट्रोल में लगातार एथेनॉल मिलाया जा रहा है। एथेनॉल मिलाने की वजह से गाड़ियों का जो माइलेज है काफ़ी कम हो चुका है, गाड़ियों का इंजन खराब हो रहा है। देश भर से इस तरह की शिकायतें सामने आ रही है। जो इन्फ्लुएंसर हैं वो अपनी वीडियो बना रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर नहीं है सोशल मीडिया पर, जिनकी रीच नहीं है, उनका दर्द लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब कल यानी 1 अगस्त को दिल्ली के साबिक चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया और देश भर के जिन इन्फ्लुएंसर ने, जिन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी या जिन्होंने दावा किया था कि E20 पेट्रोल की वजह से उनकी गाड़ियों का इंजन खराब हो रहा है, माइलेज में कमी आ रही है, उन सबको उन्होंने बुलाया और सबने अपनी अपनी राय दी, सबने अपना अपना नजरिया बताया। इस दौरान जो अनोखा प्रोटेस्ट बना वो इस वजह से कि श्याम रंगीला जो एक्टिविस्ट है, आर्टिस्ट है और मोदी की आवाज निकालने में श्याम रंगीला को देश और दुनिया भर में जाना जाता है, तो श्याम रंगीला को भी अरविंद केजरीवाल ने बुलाया, स्टेज पर अपने साथ बैठाया और श्याम रंगीला को अरविंद केजरीवाल ने मोदी कहकर मुखातब किया और नरेंद्र मोदी के अंदाज में, उनके लबो लहजा में श्याम रंगीला ने भी ऑडियंस को खिताब किया। सबसे उन्होंने बातचीत की, उनके सवालों का जवाब दिया। तो कुछ क्लिप्स आप देखिए अरविंद केजरीवाल के इस प्रोटेस्ट की और समझिए कि सरकार के खिलाफ, नितिन गडकरी के खिलाफ एक और बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री जी, लोग आपसे 2-3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। कल रात को आपका एक वीडियो आया था, आप बड़े दुखी ऐसे लगा, बचेंगे आप, क्या था? देखिए, आपकी बात सही है। अगर चुनाव होते ना तो मैं रो देता, पर चुनाव नहीं थे और ऐसा गालियों से मुझे बड़ी पीड़ा होती। लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप होने चाहिए, लेकिन जब कोई गाली का इस्तेमाल करता है तो मुझे पीड़ा होती। आप लोगों को भी पता नहीं, जब हमारे समर्थक आपको गाली देते हैं तो पीड़ा होती है कि नहीं? वो भले ही आपको पीड़ा हो, लेकिन वो गाली देश हित में होती है। देश हित में गालियां और देशद्रोही गालियां, वो लोग जो मुझे गाली देते हैं वो एंटी नेशनल है, देश के खिलाफ है। और हमारे लोग जो आपको कमेंटों में, इनबॉक्स में जो गालियां देते हैं, उनमें एक प्रकार से एक शुद्धता रहती। तो मोदी जी, ये जो उस दिन जंतर मंतर पे आपने 20 जुलाई को लोगों को डंडे मरवाए, टीयर गैस छोड़े, लोगों के सर फूट गए, पैर टूट गए, तो उसके लेके आपको पीड़ा नहीं हुई? देखिए, कई बार ऐसा होता है जो देशद्रोही होते, जो देश का हित नहीं चाहते। आज आप देखिए, पूरा देश मान गया है और मुझे तो हैरानी होती है जी, जब मुझे कई बार ऐसा चिट्ठी आती कि मोदी जी आपने तो इनके 2 डंडे कम मारे, इनको तो और मारना। इस प्रकार मैंने 2 कम मारे हैं और मैं ये अपना ऐसा समझता हूँ कि बच्चे हैं जी, भटके हुए हैं। अगर ये 2 डंडों से सुधरते हैं तो मुझे इसमें कोई घाटा नहीं, क्योंकि ये जवान लड़के हैं जी। ये नेता होते तो ना बिना डंडों के सुधार देता। फिर तो मेरे पास ऐसा देश हित में इनको एकदम वॉशिंग मशीन में डाल करके देशभक्त बनाने की कला है, पर ये नए लड़के हैं तो कला जानते नहीं। तो जब आपके लोग छोटी छोटी बच्चियों को गालियां देते हैं, लड़कियों को गालियां देते हैं, जनता को गालियां देते हैं, आपको गाली देने से आपको पीड़ा होती है, जब आपके लोग दूसरों को गालियां देते हैं तब पीड़ा नहीं होती? देखिए, कई बार देश के हित में कई कठिन कदम उठाने पड़ते और मैंने ऐसा देखा नहीं है जी। वो आप लोगों ने देखा होगा, आपको गाली मिलती है, मैं तो तभी देखता हूँ जब मुझे मिलती है। और ये एंटी नेशनल कौन है? आप जिसको मर्जी एंटी नेशनल बोल देते हैं, कौन होते हैं एंटी नेशनल? ये जो रोड़ा बन रहा है, ये देश का विकास जो हो रहा है, उसमें जो भी रोड़ा बनेगा, उसमें जो भी रुकावट बनेगा, वो देश के खिलाफ है और एंटी नेशनल है कि नहीं है? है कि नहीं है? अभी मैं आपको 10-10, 15-15 हजार ऐसे दे दूं, एंटी नेशनल है कि नहीं है? ये आपके लोग हैं। कॉकरोच जनता पार्टी और स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जंतर मंतर से मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अब इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की सरकार की पूरी कोशिश जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि इस प्रोटेस्ट को पाकिस्तानी एंगल से जोड़ा जाए। 20 जुलाई को जब दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो उसके बाद भी दिल्ली पुलिस का एक बयान सामने आया था। दैनिक जागरण ने खबर शाये की थी कि पाकिस्तानी एंगल से भी जांच होगी कि क्या पाकिस्तान में बैठे लोगों ने इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है, इसको किसी तरह की हिमायत दी है। अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट यह है कि वेस्ट बंगाल से हमीम मंडल नाम के एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया। उसकी GFA अर्पिता सरकार, उसको झारखंड से गिरफ्तार किया गया
और वेस्ट बंगाल पुलिस ये दावा कर रही है कि हमीम मंडल और उसकी गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार ये दोनों पाकिस्तान से मिले हुए थे। पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद से इनका राब्ता था, ताल्लुक था, इनको वहाँ से फीड मिल रही थी और उसके मुताबिक ये इस प्रोटेस्ट को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। वेस्ट बंगाल पुलिस का दावा है कि हमीम मंडल पुलिस की वर्दी पहनकर जंतर मंतर पर गया था और वहाँ जाकर इसने प्रोटेस्ट को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। यह भी दावा किया है वेस्ट बंगाल पुलिस ने कि हमीम मंडल और उसकी गर्लफ्रेंड का जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक था। व्हाट्सएप पर इसको वहां से डायरेक्शन मिल रहा था। यह दावा भी किया गया कि इसके पास से 2 ऐसे सिम कार्ड मिले हैं जिसमें से एक सिम कार्ड बर्तानिया से निकला हुआ है, इंग्लैंड से, दूसरा मेक्सिको से, और इन दोनों सिम कार्ड को पाकिस्तान से हैंडल किया जा रहा था। एक और दावा वेस्ट बंगाल पुलिस का यह है कि वेस्ट बंगाल के मौजूदा चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए उनकी एक्टिविटीज को जानने की जिम्मेदारी दी गई थी हमीम मंडल को, उसकी गर्लफ्रेंड को, इसलिए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरू से बीजेपी का, सरकार का और पुलिस का यही एजेंडा था कि इस प्रोटेस्ट को पाकिस्तानी एंगल दिया जाए, मुसलमानों से कनेक्ट किया जाए। कोशिश पूरी की गई, गोदी मीडिया ने पूरा किरदार निभाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई थी। सबसे पहले हाजी अफजाल का नाम लिया गया कि वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जुड़ा है, उसकी वाइफ आम आदमी पार्टी से काउंसलर है और उस पर कई सारे इल्ज़ाम हैं, कई सारे मुकदमे हैं, तो वो इस प्रोटेस्ट में आया था। उसकी वजह से प्रोटेस्ट में वायलेंस हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, पैलेट गन पुलिस ने चलाया। लेकिन जब वो कार्ड पुलिस का नहीं चला, स्टूडेंट्स अपनी मांग पर डटे रहे, तो अब दूसरा कार्ड वेस्ट बंगाल से शुरू किया गया हमीम मंडल को गिरफ्तार करके, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी कनेक्शन है। अब जो सिम कार्ड मिला है वो कह रहा है कि वो इंग्लैंड का है, मेक्सिको का है, लेकिन उसको हैंडल पाकिस्तान से किया जा रहा है। इंतजार कीजिए, अगले दिनों में कुछ और सच्चाई सामने आएगी। अब सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं और वो खबर यह है कि देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी ताज़ा वीडियो के बाद बुरी तरह फंस गए हैं। पिछले एक हफ्ता से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब लगातार रात के 12 बजे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो रिलीज करते हैं और वो शॉर्ट फॉर्मेट में वीडियो बनाते हैं, यानी रील बनाते हैं, और रील बनाकर इंस्टाग्राम पर वो शेयर करते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी उसे वो शेयर करते हैं और हाय फ्रेंड्स कहकर वो स्टूडेंट्स को, जेंजी को खिताब करते हैं, उनका दिल जीतने की कोशिश करते हैं। अब पिछले कई दिनों से देश की गोदी मीडिया ने ये नैरेटिव चलाया कि स्टूडेंट्स ने, जेंजी ने पीएम मोदी को गाली दी थी, भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया था, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने रुचिका सिंह की एक लड़की के नाम एफआईआर भी दर्ज कर ली। रुचिका सिंह सिर्फ 15 साल की है और ये प्रोटेस्ट में आई थी, इसने गालियां दी थी, इसको गाली नहीं देना चाहिए, मैं एग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया, पता लगा लिया गया ये कौन है, कहां काम करती है, किसकी बेटी है। उसके बाद फिर इस लड़की ने अपनी माफ़ी की एक वीडियो जारी की कि मैंने गाली दी है, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे गलती हुई, मैं इस तरह की वीडियो नहीं बनाना चाहती थी। उसके बाद देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि बच्चे हैं, शरारत करते हैं, गलतियाँ हो जाती है, उन्होंने मुझे गाली दी, मेरी मुर्दा माँ को गाली दी, मैं इन सबको माफ़ कर रहा हूँ, ये पीएम मोदी ने अपनी वीडियो में कहा। उसके बाद दोबारा वो लड़की मीडिया के सामने आती है और कहती है अभी भी दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, उनको तलाश कर रही है और उनको धमकियां दी जा रही है, गालियां दी जा रही है, माँ बहन की कत्ल करने की धमकियां मिल रही है। अब सवाल यह है कि जब देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रुचिका सिंह को माफ कर दिया, फिर अब तक क्यों आईटी सेल की तरफ से गालियां दी जा रही है, एफआईआर खत्म नहीं की गई है। दूसरी तरफ देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अब देश के युवाओं ने, जेंजी ने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि आज आपको गाली पड़ी तो आप भावुक हो गए, आपको तकलीफ पहुंची और आपने अपनी उस तकलीफ का इजहार किया है, लेकिन आपका आईटी सेल, आपकी टीम, बीजेपी की आईटी सेल और बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो लगातार कांग्रेस के नेताओं को गालियां देते हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं को गालियां देते हैं, जो कोई भी सरकार से सवाल पूछता है उनको गालियां दी जाती है, मुझ जैसे जर्नलिस्ट को माँ बहन की गालियां दी जाती है, मेरा इनबॉक्स भरा रहता है, कमेंट सेक्शन में राइट विंग के लोग आकर मारने की, कत्ल करने की और तरह तरह की गालियां देते, धमकियां देते हैं। तब आपको क्यों एहसास नहीं होता कि गाली गाली है, गाली दी जाएगी तो हर किसी को तकलीफ होगी। तो जब आपको गाली पड़ी तो आपने कहा बच्चों से गलतियां हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उधर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया, आपके लोग उसको धमकियां दे रहे हैं, लेकिन जब आपके लोग, आपके नेता गालियां दे रहे थे तब आप कहां थे? और ये सवाल पूछा है ध्रुव राठी ने भी, नेहा सिंह राठौर ने भी, श्याम रंगीला ने तो बाकायदा एक वीडियो जारी की, पहले उसकी एक वीडियो सुन लीजिए।
फ्रेंड्स, मुझे जंतर मंतर पर मां की भद्दी भद्दी गालियां दी गई और मुझे लगता है कि वो भटके हुए युवा हैं और इसलिए मैं उन्हें माफ करता हूं। लेकिन मेरे वीडियो में मैं ये बताना भूल गया था कि जो मेरे समर्थक, जो मुझसे जिनके विचार नहीं मिलते हैं, उनके कमेंट्स में जाकर के, इनबॉक्स में जाकर के जो मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, वो भटके हुए नहीं है जी, वो तो सही राह पर गालियां देते हैं। फिर भी अगर आप सबको कुछ ऐसा लगा हो, मेरे विरोधियों को मां बहन की गाली पीड़ा देती हो, तो आप उन्हें माफ कर दीजिएगा। मैंने भी सबको माफ कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा ध्रुव राठी ने कहा कि बच्चों से गलतियां हो जाती है और ये बात धीरे धीरे उनको समझ में आती है, लेकिन पीएम मोदी को 75 साल की एज में बात समझ में आई है कि गालियां नहीं देना चाहिए, ये एक महज़ब मुआशरा में मुनासिब नहीं है। संजय सिंह ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें पीएम मोदी भी बोल रहे हैं और उसके बाद उन नेताओं की गालियां आ रही है जो बीजेपी के नेता रहे हैं। आप इस वीडियो क्लिप को सुन लीजिए। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे, ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। एक कल्चरल शॉक है। क्या करते हो चूतियापन कर, क्या करते हो चूतियापन कर। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं, हमारे गरीब देश में ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। सच्चाई यह है कि पिछले 12-13 सालों का रिकॉर्ड उठाकर आप देखेंगे तो बीजेपी की सिर्फ आवाम ने गालियां नहीं दी है, आईटी सेल ने गालियां नहीं दी है, बल्कि बीजेपी के एमपीज ने, मिनिस्टर ने, बड़े बड़े नेताओं ने गालियां दी है। खारिश भदौरी की पार्लियामेंट की वीडियो हो या टीवी चैनल पर किसी को गाली देने की उनके किसी नेता की वीडियो हो या फिर उनके चीफ मिनिस्टर की वीडियो हो, लगातार ये सब किया गया है और वो सब क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसलिए पीएम मोदी से लोगों ने दोबारा सवाल करना शुरू कर दिया है। शहजाद पुनेवाला, इनको आप जानते हैं, इन्होंने पिछले दिनों बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। अब शहजाद पुनेवाला ने एक वीडियो जारी की है कि क्यों उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया है और कैसे पीएम मोदी ने उन्हें मायूस किया है। ये वही शहजाद पुनेवाला है जो बीजेपी में रहते हुए तमाम लिमिट को क्रॉस कर जाते थे, कई मरतबा इस्लाम और मुसलमानों पर भी खुलकर हमला करते थे, मुस्लिम तंजीमों का मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज दोबारा इन्हें पीएम मोदी पर तनकीद करनी पड़ रही है और जो अंदर की रिपोर्ट हुई है कि बीजेपी ने ही इनको निकाल दिया है, इन्होंने बीजेपी से रिजाइन नहीं दिया है और अब इन जैसे मुसलमानों की भी बीजेपी में कोई वैल्यू नहीं रही। शहजाद पुनेवाला की वीडियो आप जरूर सुनिए। फ्रेंड्स, आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूरी तरह से निराश हो चुका हूँ। 12 साल हो गए और वो एक फेलियर है, ही इज अ फेलियर। उनको ठीक से डिक्टेटर बनना नहीं आ रहा है। 12 साल हो चुके हैं। वो डिक्टेटर बनने के बदले कल रात को एक वीडियो जारी करते हैं और जिन बच्चों ने गाली दी है उनको, संवैधानिक पदों को, उनकी माता जी को, वो आकर कहते हैं शरारती बच्चे माफ कर दीजिए। समाज से कहते हैं, पुलिस से कहते हैं, सबसे कहते हैं माफ कर दीजिए। और दूसरी ओर राहुल गांधी इंदिरा गांधी के वंशज है, नेहरू जी के वंशज है। असली डिक्टेटरशिप क्या होती है, असली इमरजेंसी क्या होती है, उनसे सीखिए मोदी जी। 3 इंस्टाग्राम यूजर्स ने राहुल गांधी का अपमान किया केरल में तो केस बुक हो गए। पीसफुल प्रोटेस्टर्स के आपकी सरकारों ने तो केस विड्रॉ कर दिए, कॉकरोच पार्टी वाले। और केरल में 5000 लोगों पे केस हो गए। कर्नाटका में कोई पोस्टर दिखा रहा है उस पे केस हो गया, रैप आर्टिस्ट पे केस हो गया। और उनका इतिहास भी तो देखिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व किसने किया? नेहरू जी ने। इमरजेंसी किसने लगाई? इंदिरा जी ने। किसने पार्लियामेंट पे जो जिस प्रकार से आवाज बंद करके सभी सांसदों को जेल में डाला? इंदिरा गांधी ने। जब साधु संत आंदोलन करने निकले तो गोलियों से भूना किसने? इंदिरा गांधी ने। कांग्रेस की सरकार थी, आंसू मूवमेंट, असम स्टूडेंट्स यूनियन मूवमेंट,
1000 लोगों को मरवा दिया। नवनिर्माण आंदोलन, स्टूडेंट्स का मूवमेंट, वहां पर भी अनेकों लोगों को जेल में ठूस दिया, मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। हमने देखा है कि अब अन्ना आंदोलन भी जब हुआ था 2011, 12, 13 में, तो 1300 से 1500 लोगों को जेल में ठूस दिया, अन्ना को भी जेल में डाल दिया, रामबाला को मार दिया। और आप यहां पर गलती है, बच्चों से गलती हो जाती है, गाली दे दी, ठीक है, उनको ठीक मार्ग पर लाइए, ये कह रहे हैं। और वहां पर इंस्टाग्राम के पोस्ट पर राहुल जी एक असली डिक्टेटर की तरह उनके ऊपर केस करवा रहे हैं। रेवांत रेड्डी जी जब HCU प्रोटेस्ट होते हैं तो बोलते हैं कि मैं आपको स्ट्रिप कर दूंगा नेकेड और पिटाई करूंगा। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को गाली देते हैं। क्या मोदी जी, 12 साल हो गए, अब नहीं बन पा रहे हो डिक्टेटर। ये जो लेफ्ट लिबरल्स है, इनकी सारी जो उम्मीदें थी उस पर आपने पानी फेर दिया है। यू हैव फेल्ड। और आइए अब आपको बताता हूं एक और अहम तरीन खबर। तस्लीमा नसरीन, इस महिला को आप जानते हैं, ये बांग्लादेश की रहने वाली है। 1962 में इसकी पैदाइश हुई, लेकिन जब इसको लिखने पढ़ने का शऊर आया तो इसने मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया। इस्लाम पर इसने बेजा तबसरा किया। इसने अपनी किताब लिखी लजा, और उस लजा नामी किताब में इसने जिस तरह औरतों को और इस्लाम को लेकर तबसरा किया, बातें लिखी, दुनिया भर में उसकी मुखालफत हुई। बांग्लादेश में इसके खिलाफ एहतजाज हुआ और इसको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद यूरोप के मुल्कों में जाकर इसने पनाह ली। फिर इंडिया ने इसको अपने यहाँ रहने की इजाज़त दे दी। कोलकाता चली गई, वहाँ रहने लगी, लेकिन 2007 में इसको कोलकाता से निकाल दिया गया, दिल्ली में रहने लगी। अब वेस्ट बंगाल में सरकार बनी है शुवेंदु अधिकारी की, बीजेपी की, तो तस्लीमा नसरीन को दोबारा कलकत्ता बुलाया गया है, वहाँ रहने की इजाज़त दी गई है। और इसके एजाज़ में, इसके शान में एक इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया, जिस प्रोग्राम में बीजेपी हुकूमत के कई मिनिस्टर्स और ख़ुद चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी ने शिरकत की। शुवेंदु अधिकारी ने खिताब किया, इनका वेलकम किया। उसके अलावा ख़ुद तस्लीमा नसरीन ने कहा कि बांग्लादेश और बंगाल दोनों जगह से मुझे निकाल दिया गया, यहाँ आकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर में हूँ। और उसने एक मरतबा फिर इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़हर अफशानी की। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि तस्लीमा नसरीन में बीजेपी हुकूमत का इतना इंटरेस्ट क्यों है। बस मुसलमानों को जलाना, मुसलमानों को परेशान करना। बीजेपी हर वो काम कर रही है जिससे उनको पता चलता है कि इस काम से मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, मुसलमान इसका विरोध करेंगे और उसके ज़रिए हिंदू समाज खुश होगा। लेकिन तस्लीमा नसरीन के मामले पर मुसलमानों ने इस मरतबा कोई विरोध नहीं किया। जो कुछ करना है आप कीजिए। अरे बस इस्लामोफोबिया है, मुस्लिम दुश्मनी का इजहार है। इसके अलावा बीजेपी सरकार का या हिंदुओं का या किसी भी समाज का, आवाम का, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और आइए अब बात करते हैं एक और अहम तरीन खबर के बारे में। वंदे मातरम बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से पास हो चुका है। वंदे मातरम का पढ़ना लाजमी और ज़रूरी करार दिया गया है। जो वंदे मातरम नहीं पढ़ेगा, जब उसे पढ़ा जा रहा होगा, जिस तकरीब में उसे पढ़ा जाएगा, और वहाँ जो कोई वंदे मातरम नहीं पढ़ेगा तो उसे सज़ा भी दी जाएगी। पूरी तफसील मिलर टाइम्स की एंकर निखत अली ने अपनी वीडियो में बता रखा है, उसे ज़रूर सुन लीजिए। अब इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रिएक्शन सामने आया है, बयान सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि वंदे मातरम मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के अकीदे के खिलाफ है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अगला कदम क्या होगा? क्या बोर्ड की तरफ से इसे अदालत में चैलेंज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? अभी तक कोई वजाहत सामने नहीं आई है। बस बोर्ड ने इससे डिसएग्री किया और कहा कि एक जमहूरी और सेकुलर देश में इस तरह का कोई भी कानून पास नहीं होना चाहिए। और अब आपको बताते हैं एक और अहम तरीन खबर। पप्पू यादव, इनको आप जानते हैं, और पिछले दिनों पप्पू यादव की पार्लियामेंट की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। पार्लियामेंट में राम मंदिर में चंदा चोरी के खिलाफ एक नुक्कड़ नाटक किया गया, ड्रामा किया गया। पप्पू यादव पुजारी बने हुए थे, राहुल गांधी और दूसरे MPs उनको चंदा दे रहे थे, वो चंदा चोरी कर रहे थे। अब बीजेपी की तरफ से कहा गया कि इन लोगों ने सनातन धर्म का अपमान किया है, मजाक उड़ाया है, और देश के कुछ पंडितों ने, पुजारियों ने पप्पू यादव का विरोध भी किया है। खबर सामने आई है कि जूनागढ़ में भी वहाँ के पुजारियों ने पप्पू यादव का विरोध किया और कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। उधर पप्पू यादव का जो घर है दिल्ली में, उसके बाहर भी दक्ष चौधरी और इसका जो पूरा ग्रुप है, पिंकी चौधरी, ये सब जाकर वहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पप्पू यादव पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। पप्पू यादव इस वक्त पूर्णिया जा चुके हैं। उसके अलावा भी कुछ और जगहों से रिएक्शन सामने आया है। राहुल गांधी का भी विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने एक वीडियो जारी करके इन सबको जवाब दिया है। ये कौन लोग हैं जिनकी भावनाएं आहत हो गई क्योंकि पार्लियामेंट के बाहर चढ़ावा चोरी पर एक नाट्य रूपांतर हुआ? आपकी भावनाएं तब आहत नहीं हुई थी जब असल में श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, डाका पड़ा,
करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर हमला किया गया, दिन दहाड़े उसकी हत्या की गई, और इसमें सारी की सारी बीजेपी और संघी नेता शामिल थे। तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा था। आपकी भावनाएं तब आहत नहीं हुई थी जब नितिन नवीन के काफिले में हनुमान जी की वेशभूषा में एक व्यक्ति को नचाया गया था। आपकी भावनाएं तब आहत नहीं हुई थी जब प्रभु राम को छोटा सा बच्चा दिखाकर उनकी उंगली नरेंद्र मोदी के हाथ में थाम दी गई थी। आपकी भावनाएं तब आहत नहीं हुई थी जब अयोध्या जी में प्रभु राम के छोटे छोटे कटआउट और नरेंद्र मोदी के आदमकद कटआउट लगे थे। अब आ गए आहत भावना की बात करने वाले। श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ, हमला हुआ, विश्वासघात हुआ, और तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। अब आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं। आप ढोंगी हिंदू है, ना आपका धर्म से कुछ लेना है, ना कर्तव्य से कुछ लेना है। आप श्री राम के व्यापारी ही हैं, कभी पुजारी नहीं बन सकते हैं। यह असलियत है। अब आगे बात करने भावना आहत की। अपनी भावना अपने पास रखिए। जो करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के साथ आपने और संघ ने मिलकर खिलवाड़ किया है, उसका जवाब दीजिए। खबर दर खबर में आज इतना ही। कैसा लगता है आपके प्रोग्राम कमेंट सेक्शन में लिखे। मिला टाइम्स की मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन अगर आपने अभी तक नहीं ले रखी है तो इस वीडियो को आगे देखिए और ज़रूर ले लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिला टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिला टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिला टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।